हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट में पिछले 4 वीडियो लेक्चर में आप अच्छा खासा सॉलिड स्टेट के बारे में जान गए हो। ये जान गए हो इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है। ये चैप्टर खत्म पे है। 2 वीडियो लेक्चर आज इस वीडियो लेक्चर के अगला एक और वीडियो लेक्चर आएगा जिसमें मैं डिफेक्ट पढ़ाऊंगा सॉलिड के, और ये पूरा आपका सॉलिड स्टेट अप्रोक्सीमेटली पूरा हो गया है। आज के क्लास में लास्ट वीडियो लेक्चर में जो लास्ट के 2 वीडियो लेक्चर थे उसमें मैंने आपको जो 4 टाइप की सेल्स थी उन सेल्स के डिफरेंट नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होनी चाहिए, क्या उसके पैकिंग फ्रैक्शन होगा, ये सब हमने आपको पिछले 2 वीडियो लेक्चर में हमने आपको डिस्कस बताया। आज बारी है कि पैकिंग क्या होती है और वॉइड्स क्या होती है। पैकिंग, वॉइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस ये क्या होते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में आगे जानेंगे पैकिंग कितने टाइप की पैकिंग होती है और पैकिंग कैसे कैसे पैकिंग होती है, 1 डायरेक्शन में क्या होती है, 2 डायरेक्शन में क्या होती है, 3 डायमेंशनल पैकिंग क्या होती है, इस सबको आप आज जाने हो। और उसके बाद वॉइड्स एंड इंटरस्टिशियल स्पेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले शुरू करते हैं पैकिंग। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, पहले इसका अगर आप लोगों को दिख रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और वरना आप एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब the packing of particle or spheres takes place in such a way that they occupy maximum available space and leaving the minimum empty space. This type of packing of particle is known as close packing. मतलब कि पैकिंग इस टाइप की हो, कोई भी चाहेगा कि जितना कोई भी अगर जनरली पैकिंग करनी है आपको, तो आप ऐसा चाहोगे कि आप जैसे कहीं पे जा रहे हो और आपके पास सूटकेस है, तो क्या करोगे, आप चाहोगे कि मैक्सिमम कपड़े उसमें भर जाए और स्पेस कम से कम बचे। वही क्लोज पैकिंग होती है। जनरली आप डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। तो वही क्लोज पैकिंग इस तरह से है कि इस तरह से आप पैकिंग करें, एटम्स की पैकिंग इस टाइप की करें कि देखिए कोई भी पैकिंग होगी, पैकिंग किसी टाइप की भी होगी, अगर गोले उसमें सर्किल भर रहे हैं, अगर उसमें सर्किल आप डाल रहे हो, तो यह जरूरी है कि उसमें कुछ ना कुछ स्पेस जरूर बचेगा, उसमें स्पेस जरूर बचेगा। और उसी स्पेस को हम कहते हैं, इसकी लैंग्वेज में, सॉलिड स्टेट की लैंग्वेज में वाइड स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो पैकिंग इस टाइप की जाए कि मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस भर जाए और कम से कम एम्प्टी स्पेस बचे। वही लिखा हुआ है कि द पैकिंग ऑफ पार्टिकल और स्पेस टेक्स प्लेस इन सच अ वे दैट दे ऑक्युपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड लीविंग द मिनिमम एम्प्टी स्पेस। दिस टाइप ऑफ पैकिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग। ठीक है, अब ये कितने तरह की होती है? 3 टाइप की, जो बेसिकली है क्लोज पैकिंग इन 1 डायरेक्शन। मतलब कि 1 डायरेक्शन मतलब एक सीधी लाइन में, देखिए इस तरह से 1 डायरेक्शन, मतलब कि एक स्फीयर दूसरे स्फीयर को टच कर रहा हो, तो इसे कहेंगे 1 डायरेक्शनल पैकिंग। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 2, क्योंकि एक स्फीयर 2 स्फीयर को टच कर रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन अगर इसके रिस्पेक्ट में आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो ये 2 स्फीयर को टच कर रहा है, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, समझ में आ गई बात? आसान सी चीज है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल, मतलब कि इधर भी हो और ऊपर की तरफ भी हो, तो इसे कहते हैं 2 डायरेक्शनल। ये 2 तरह की होती है। अगर क्लोज पैकिंग 2 डायरेक्शन स्क्वायर क्लोज पैकिंग और 2 डायरेक्शन इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखिए इस तरह से हो कि आप एग्जैक्ट एक रो लगाएं, उसके ऊपर बिल्कुल सेम वैसी ही रो लगा दें कि स्पेस सर्किल के ऊपर सर्किल आए, सर्किल के ऊपर सर्किल आए, तो इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग SCP। मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये रो सब सेम है, ए, बिल्कुल एग्जैक्ट एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल आए। इस कंडीशन में कोई भी स्फीयर 4 स्फीयर को टच करता है, जिसे इसके रिस्पेक्ट में हम निकालें तो एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको टच कर रहा है, एक इसको, तो एक स्फीयर 4 स्फीयर को टच कर रहा है, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अच्छा डायग्राम के लिए आप एनसीईआरटी बुक उठाइएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट चीज दी हुई है उसमें। ठीक है, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4 होती है। एनसीईआरटी में 1 नंबर के क्वेश्चन दिए हुए हैं इस पे, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर पे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसमें क्या होती है? इसमें पहले रो लगाई आपने ए, अब उनके वाइड जो खाली जगह है वहां पे स्फीयर को रखा, जहां पे खाली जगह है, वाइड स्पेस है, वहां पे स्फीयर को रखा,
तो एक तो ऐसी रो लगी, उसके बाद एक रो थोड़ी निकलती हुई लगी, तो इसको ये अलग टाइप की रो हो गई, इसलिए इसको बी मान लिया। फिर वही वाली रो लगाई जो नीचे लगाई थी आपने, और फिर इससे मिलती हुई रो लगाई। इस टाइप की पैकिंग को हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक स्पेयर, कोई भी स्पेयर जोड़ लिए, वो 6 स्पेयर को टच करता है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, पर इतनी बात समझ में आई सबको? अच्छी बात है, अगर समझ में आई अच्छी बात है। अब 3 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल मतलब ये 2 डायमेंशनल, नीचे भी ऊपर भी, और 3 डायमेंशनल मतलब एक्स वाई एक्स, इस तरह से एक्स भी है, वाई भी है, और जेड, तीनों डायरेक्शन में। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आती है? 6 आती है। ये सब एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो ये थी क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग किस टाइप से आप करेंगे? 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? 2 होगी। 2 डायमेंशनल में 2 तरह की होती है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी निकाली है आपने? 4 निकाली, क्योंकि एक स्पेयर 4 स्पेयर को टच कर रहा है। और इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक स्फीयर 6 को टच कर रहा है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। और 3 डायमेंशनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? 6 होगी। तो ये है आपकी क्लोज पैकिंग, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, वहां से भी आप देख सकते हो, बस समझाने की बात थी। ठीक है, अब हो गया, चलिए समझ में आ गई बात। अब बात करते हैं वॉइड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज जानोगे आप वॉइड्स में। सबसे पहले वॉइड्स होती क्या है? वॉइड्स होती क्या है? जैसे हम सर्किल को, अगर मान लीजिए इस स्क्वायर में आपको सर्किल भरने हो, एटम को भरने हो, तो आप एटम इस तरह भर दोगे। 1 किस तरह करोगे? पैकिंग किस तरह करोगे वो बता चुका हूं अभी इससे पहले मैं। आप जैसे भी पैकिंग कर लो, जिस टाइप की पैकिंग कर लो, एम्प्टी स्पेस, ये देखिए खाली स्पेस जरूर मिलेगा सर्किल में, खाली स्पेस क्या होगा? जरूर मिलेगा। तो इसी को कहते हैं वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, इसको वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। जो पैकिंग के बाद जो खाली जगह बच जाए उसे कहते हैं वॉइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस। 2 ही अगले कोर्स में 2 ही होती है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, तो जो वॉइड्स होती है मेनली 2 तरह की होती है। वॉइड्स का क्लासिफिकेशन 2 तरह से होता है। एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मतलब जिसका शेप, जिस वॉइड का शेप टेट्राहेड्रल और टेट्राहेड्रल पर समझते हैं ना, टेट्राहेड्रल पढ़ चुके हो आप। किसमें पढ़े हो? टेट्राहेड्रल, केमिकल बॉन्डिंग में टेट्राहेड्रल पढ़े हो, इस तरह से टेट्राहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल पढ़ चुके हो, स्क्वायर, बाइपिरामिडल और एक्टाहेड्रॉन पढ़ा है ना, ये शेप ऑक्टाहेड्रल शेप। ये तो ऑक्टाहेड्रल था, टेट्राहेड्रल, ये ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो उसी तरह की वॉइड के शेप के बेसिस पे कि किस तरह की वॉइड बन रही है, किस वॉइड का शेप क्या है, उसी बेसिस पे वॉइड को क्लासिफाइड किया गया है टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, जब वॉइड 4 स्फीयर के बीच बने, 4 एटम के बीच बने, तो उसे कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपने साइकिल, ये एटम, 2 एटम और एक एटम इसके पीछे वाला, ये एटम के पीछे वाला। ठीक है, अब इस पे आप एक और एटम रखना चाहो, इसके ऊपर एक और एटम रखना चाहो, तो इसको हम थोड़ा दूर दिखाते हैं। इस एटम को इसके ऊपर रखना चाहो तो अब देखिए, ये तो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बनेगा ना। अब इसके ऊपर एक एटम और रख दो, एक एटम और रख दो, तो किस तरह बनेगा? ये सर्किल का
इस तरह से बन जाएगा ना, ये बन जाएगा ना, तो इसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइट। इन दोनों सर्किल को अगर मिलाओ आप, इन तीनों के सर्किल को टिप को मिला दो, टिप मिला दिया ये आपने सर्किल को, ये सॉरी ट्रायंगल बना, और ये इसका सेंटर, इसके सेंटर सबको मिला दो, ये होता है टेट्राहेड्रल वाइट। टेट्राहेड्रल वाइट मतलब 4 स्फेयर को, जब अगर 3 स्फेयर के ऊपर चौथा स्फेयर रखना चाहें आप, तो किस तरह की वाइट मिलेगी? टेट्राहेड्रॉन के शेप के एक खाली स्पेस मिलेगा, उसे कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइट। ये टेट्राहेड्रल वाइट बन गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वाइट क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल वाइट मतलब कि आपने मान लीजिए ये 3 स्फेयर ले गए, वो वाइट जो 6 स्फेयर के बीच बने, एक ये इस तरह लिया और ये इसका पीछे वाला, 3 ये हो गए। अब इसके जस्ट अपोजिट दूसरे लो, इसमें 2 आगे वाले थे, इसमें 2 स्फेयर आगे हैं, 1 स्फेयर पीछे है, 2 स्फेयर आगे हैं और 1 स्फेयर पीछे है, और जो अब दूसरा ले रहे हो ऑक्टाहेड्रल वाइट, थोड़ा स्पेस चाहिए हमको, तो ये समझ जाइए ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल वाइट। ठीक है, ये स्फेयर ऑक्टाहेड्रल वाइट तभी बनेगी जब इसमें एक स्फेयर पीछे लिया है। अब जो दूसरी आप ले रहे हैं उसमें एक स्फेयर आगे होना चाहिए और 2 स्फेयर पीछे होने चाहिए। ठीक है, अपोजिट होने चाहिए। अब इसको उठा के अगर आप इस पे रखिए, इसको उठा के इस पे रखिए, आप इसको उठा के इस पे रखना है, तो इसके एपेक्स, इनको तीनों को मिलाइए, ये स्फेयर और इन तीनों के, क्योंकि अगर ये दोनों सेम ले लेंगे आप, ट्राइंगल अगर सेम ले लेंगे तो व्हाइट तो बनेगी लेकिन उसका शेप ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको मिला दीजिए, सेंटर को आप मिला दीजिए, ये स्क्वायर बन जाएगा, इसे कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वाइट। इस तरह से होगी ये, इस तरह से होगी। ये ऑक्टाहेड्रल वाइट, ये है ऑक्टाहेड्रल वाइट। ठीक है, ये टेट्राहेड्रल वाइट, ये ऑक्टाहेड्रल वाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए ये 4 स्फेयर हैं। अब मान लीजिए कि इस व्हाइट्स को कवर करना है। ये 4 स्फेयर हैं, ये 4 स्पेयर इस तरह से हैं। अब जो ये व्हाइट का स्पेस है इसको कवर करना, अगर इस स्पेस को कवर करने के लिए ये 4 स्पेयर आपने लिए हैं, ये 4 स्पेयर हैं। ठीक है, इनके बीच जो गैप बन रहा है उसे कहेंगे आप ऑक्टाहेड्रल वाइट। अब ऑक्टाहेड्रल वाइट को कवर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, मतलब कि कवर करने के लिए आप इसके ऊपर एक और सर्किट रख दें तो ऑक्टाहेड्रल वाइट कवर हो जाएगी। तो जो कवर करेगा उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? जो कवर करेगा ऑक्टाहेड्रल वाइट उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी? वो कितने को टच करेगा? 4 से टच करेगा। तो टेट्राहेड्रल वाइट की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4 होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 4। अगर इसको कवर करना चाहे, इस टेट्राहेड्रल वाइट को कवर कर, कोई स्फीयर आके कवर करे, तो वो कितने स्फीयर को टच करेगा? 4 स्फीयर को टच करेगा। तो इसको कहेंगे, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4। तो टेट्राहेड्रल वाइट कैसे बनती है कि जब 3 स्फीयर के ऊपर एक स्फीयर रख दिया जाए, ठीक है, इस तरह से इसको रखा जाए तो टेट्राहेड्रल वाइट बनती है। अगर उसको कवर करने के लिए एक स्फीयर और रखें, टेट्राहेड्रल वाइट को कवर करने के लिए एक स्फीयर और रखें, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर इस केस में कितनी आएगी? 4 आएगी। इसमें कितनी आएगी? अगर 6 स्फीयर को कवर करें, एक ऊपर से एक नीचे से, तो क्या करेंगे इसको? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी? 6 आएगी। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी आएगी? 6 आएगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब कुछ बातें हैं। अब मान लीजिए इसमें, इस व्हाइट में अगर कोई एटम को आप रखना चाहें, अगर इस व्हाइट में किसी एटम को रखना चाहिए, ठीक है, अगर
ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप टेट्राहेड्रल वाइड में बगैर टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर चेंज किए कोई एटम रखना चाहें तो उस एटम की रेडियस क्या होगी? तो इसे कहते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ये रेशियो होता है रेशियो ऑफ कैटायन अपॉन रेशियो ऑफ एनायन। क्या रेडियस होगी उस एटम की अगर इस टेट्राहेड्रल वाइड को बिना वाइड का शेप चेंज किए भरना चाहें तो उसे कहते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ये टेट्राहेड्रल के लिए होती है 0.225 आर। आर होगी रेडियस ऑफ एटम। ये सबसे छोटी होती है, मिनिमम होती है रेडियस ऑफ एटम। मतलब कि टेट्राहेड्रल वाइड का शेप डिस्टर्ब किए बगैर अगर कोई एटम यहां पे आना चाहे तो उसकी रेडियस क्या होगी? 0.225 आर। 0.225 आर, इसे कहते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो। और ऑक्टाहेड्रल के लिए ये होती है 0.414 आर। ऑक्टाहेड्रल के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो होती है 0.414 आर। बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, ठीक है। क्वाड्रेशन नंबर टेट्राहेड्रल वाइड किससे बनती है? 4 स्फीयर से बनती है। ये किससे बनती है? 6 स्फीयर अपोजिट डायरेक्शन में बनती है ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। इसका क्वाड्रेशन नंबर 4, उसका क्वाड्रेशन नंबर 6। इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.225 आर, उसका रेडियस लिमिटिंग रेशियो 0.44 आर। स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा बातें और डिस्कस करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी बात। अब एक चीज मैं और बताने जा रहा हूं। देखिए वाइड्स जो मेनली सीन होती है वो फेस सेंटर क्यूबिक में होती है। फेस सेंटर क्यूबिक में ही दिखाई देती है, फेस सेंटर क्यूबिक में। हाँ, एक चीज और मैं भूल गया, वो भी इसमें उतार लीजिएगा। टेट्राहेड्रल वाइड्स के नंबर जो होते हैं, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स वाइड इज इक्वल टू 2n होते हैं। n क्या है? नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम निकालना बताया था मैंने आपको। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? एक एटम पर यूनिट सेल में कितने एटम पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद बॉडी सेंटर में क्या होगा, फेस सेंटर में क्या होगा, सबको बताया था निकालना। वही चीज, नंबर ऑफ 2n। और ऑक्टाहेड्रल का जो नंबर होता है, ऑक्टाहेड्रल का नंबर, वाइड का जो नंबर होता है वो n के बराबर होता है, नंबर ऑफ एटम के बराबर होता है, ठीक है। ये भी उसमें नोट कर लिए। अब ये मेनली जो शोन दिखती है वो फेस सेंटर क्यूबिक में दिखती है। फेस सेंटर क्यूबिक याद है ना? फेस सेंटर क्यूबिक, हर फेस में भी एटम हो, कॉर्नर पे तो एटम हो ही, और साथ में हर फेस पे हो, हर फेस पे एटम, ठीक है। फेस सेंटर क्यूबिक, ठीक है। अब देखिए तो वाइड्स याद रखिए, वाइड्स इन फेस सेंटर क्यूबिक। देखिए फेस सेंटर क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल याद है ना? कॉर्नर वाले एटम का पार्टिसिपेशन 1/8 इंटू कितने होते हैं? 8 प्लस फेस हाफ कवर करता है ना, हाफ कितने फेस होते हैं? 6, तो कितना आ जाएगा? 4। नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितनी बनेगी? 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी बनेगी? 4। नंबर ऑफ एटम 4 बनेगी। इसमें जो 8 बनेगी ये एट द बॉडी डायगोनल पे बनेगी। इसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा किसी और वीडियो लेक्चर में, बताऊंगा आपको। एट द बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल पे बनेगी, ठीक है। और इसमें चार जो बनेगी उसमें एक बनेगी बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर बनेगी, और 3 जो बनेगी वो बनेगी एज सेंटर में। 3 बनेगी एज सेंटर में।
तो ये थी वॉइड की लोकेशन। वॉइड क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है और क्लोज पैकिंग क्या होती है, ये इस क्लास में आपने जाना। थ्योरी जो चीज थी वो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, आप वहां से पढ़ सकते हो। तो ये कंप्लीट इससे ही पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा बोर्ड, इससे ज्यादा बोर्ड नहीं पूछेगा। ये वॉइड्स और पैकिंग का कंप्लीट लेक्चर है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा डिफेक्ट इन सॉलिड्स। थैंक यू सो मच।